हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके लेक्चर नंबर 11 को शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? पिछली क्लास में बच्चों परिचय था, प्रश्नावली 13.5 का, उदाहरण 11-12 कर चुके थे और प्रश्न 1 से लेकर 4 तक भी कर चुके थे। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? बाकी जो प्रश्न बचे वो कौन करेगा भाई? आज करेंगे ना प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न 5 से लेके 9 तक। ठीक है, अब पिछली क्लास में हमने जो है कुछ कुछ बातें देखी थी, फटाफट से उसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने ये बात करी थी आयतन के बारे में कि भाई अपने पास में घनाभ और घन जो है उनके आयतन के सूत्र अपने पास में क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला था कि अगर हम बात करें घनाभ की, जिसको कि इंग्लिश में बच्चों अपन क्यूबॉइड भी कहते हैं, इसका जो आयतन होता है अपने पास में वो क्या हो जाता है? वो अपने पास में L गुणा B गुणा H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक घनाभ का डायग्राम आपके लिए ये लीजिए पेश है। ये अपने पास में जो है उसका क्या हो जाता है? लंबाई हो जाता है। ये अपने पास में जो है लंबाई हो जाता है, ये अपने पास में जो है चौड़ाई हो जाता है, और ये अपने पास में उसका ऊंचाई हो जाता है। तो ये जो है इस दुनिया में कितनी जगह ले रहा है या फिर इसके अंदर आप कितना कुछ भर सकते हो, वो अपन बेसिकली मोटा मोटा अपन ने आयतन के बारे में कहा था, ये उसका सूत्र हो जाता है। दूसरी तरफ हमने बात करी थी किसके? घन के आयतन के बारे में बात करी थी। घन का जो डायग्राम है ये लीजिए आपके सामने बना दिया है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में इस घन की जो भुजा है वो कितनी है? ए है। सारी भुजाएं ए ही होंगी अपने पास में। इसका जो आयतन है वो अपने पास में, उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से है ये कि भाई जो अपने पास में भुजा है उसकी घात 3 कर दीजिए। ठीक है, फिर हमने एक चीज और देखी थी कि अगर अपने पास में ये जो लंबाइयां हैं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, या फिर यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर में होती है तो आयतन की इकाई अपने पास में क्या हो जाती है? सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। अगर अपने पास में ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो आयतन की अपने पास में जो इकाई है वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, हिंदी में बोले तो घन मीटर। ये बातें अपन ने डिस्कस करी थी। अब जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं वो अपन आ जाते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं किस पे? प्रश्न नंबर 5 पे। समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। एक घनाभाकार टंकी, मेन मुद्दे की बात, घनाभ अपन को मिल चुका है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, एक घनाभाकार टंकी जो है बना लीजिए। ठीक है, लीजिए बना ली। एक घनाभागार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। धारिता का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो उस टंकी में, वो उसकी धारिता। और सिंपल भाषा में आप आयतन समझिए कि इसका आयतन, इसमें कितना कैपेसिटी है, इसका कितना पानी इसमें भरा सकता है वो है। तो इसका बेसिकली धारिता या आयतन जो है इस टंकी का वो आपको कितना दे रखा है? 50,000 लीटर का दे रखा है। ठीक बात है, पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, ठीक है, तो लंबाई आपको दी हुई है कितना? छोटा l बराबर अपने पास में किसके? 2.5 मीटर के, और गहराई 10 मीटर है। बच्चों गहराई बोल लो या फिर ऊंचाई बोल लो, अपन एक ही ले लिया करते थे। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसकी चौड़ाई यानी कि छोटा b जो है वो अपन को ज्ञात करना रहेगा। कैसे करते हैं? बहुत आसान है अपने पास में कि भाई इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो है वो किसके बराबर होता है? आयतन के। वो हमें पता है तो लगा के अपन निकाल लेंगे। लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ पे इकाइयां अलग अलग है, ये मीटर में ये मीटर में, लेकिन धारिता या आयतन 50,000 लीटर में है। हम लीटर को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? घन मीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? हमने पिछली क्लास में एक बात देखी थी कि भाई अपने पास में 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, तो जरा मेरे को बताना, क्या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि भाई 1000 लीटर जो है उसमें कितने घन मीटर होते हैं? 1। तो हमें तो किस में चाहिए? हमें चाहिए 50,000 लीटर के अंदर कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1000 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 1000x। 50,000 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 50,000। x यहाँ पे ऐसा का ऐसा, 50,000 वैसा का वैसा, 1000 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आएगा अपने पास में, बोलो किसमें? भाग में। 3 0 से 3 0 कट गए। तो फाइनली आपके पास में जो आयतन है मीटर क्यूब में वो कितना आ चुका है? 50 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो टंकी दी हुई है इसका आयतन घन मीटर में 50 मीटर क्यूब अपने पास में आ चुका है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई आयतन जो है इस टंकी का वो अपने पास में किसके बराबर है? L गुणा B गुणा H के। अब आयतन अपने पास में 50 मीटर क्यूब है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 50। L अपने पास में कितना है? 2.5, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए।
b तो अपन को निकालना है, h का मान अपने पास में कितना है 10, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इस 50 को ऐसा कैसा लिखिए, 2.5 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 25, और b ऐसा का ऐसा, 50 को वैसा का वैसा लिख लो, 25 इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा अपने पास में, बोलो किसमें, भाग में। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो ऐसे में अपने पास में जो चौड़ाई है वो कितनी आ चुकी है, 2 मीटर। लीजिए भाई, आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या डिफिकल्ट था, बस अब ये चीज तो आपको ध्यान होनी चाहिए ना, है ना, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दिया ना, ये चीज है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, वो अपने पास में क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या दी हुई है 4000, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब समझना, गांव में कुल 4000 लोग हैं, ये बात तो अपन समझ गए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब ये, प्रतिदिन माने हर एक दिन, प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति की आवश्यकता कितनी है, 150 लीटर। इसका मतलब ये कि एक आदमी एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल करता है, उसको कितने पानी की आवश्यकता है, 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं उस गांव का व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं पंच हूँ, आप मेरे सारे, मैं सरपंच उस गांव का, और आप जो स्टूडेंट्स हैं वो गांव के निवासी हो। ठीक है, तो हम में से हर एक व्यक्ति को कितना पानी लगता है एक दिन का, 150 लीटर लगता है। ठीक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर, एक दिन का एक व्यक्ति का 150 लीटर का पानी का खर्चा है। ठीक है, इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। ठीक है भाई, गांव बसा हुआ ही था, गांव के अंदर जो है एक टंकी बनाई गई, देखा होगा ना आपने, टंकी जो है इस तरह से खंभों पे लगाई हुई रहती है अपने पास में। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम अभी टंकी का ढंग का नहीं बनाऊंगा। अपन तो क्या करते हैं, ये टंकी है 20 मीटर गुणा 15 गुणा 6, आपको देखते पता लग गया कि इसकी जो लंबाई अपने पास में वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, पूरी टंकी तो बनाई नहीं सर, आप भी मजे ले रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई जो है अपने पास में वो कितनी है, 15 मीटर हो जाती है, और इस टंकी की जो ऊंचाई है वो अपने पास में कितनी है, 6 मीटर है। घनाभ के आकार की टंकी है, मेन मुद्दे की बात ये है। मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। ठीक है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये अपन को निकालना है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि भाई एक दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए, 150 लीटर, तो उसको 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा टोटल, वो निकाल लेते हैं। इस टंकी में कुल पानी कितना आ सकता है वो निकाल लेते हैं, और फिर इनको आपस में भाग दे लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, टंकी बनाई है तो टंकी का अपन जो है वो निकाल लेते हैं क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टंकी का आयतन कितना है अपने पास में। यहाँ पे देखो आप लिखोगे क्या, L गुणा B गुणा H। L का मान अपने पास में कितना है, 20 है, B का मान अपने पास में गुणा है कितना है, 15, H का मान कितना अपने पास में 6। यहाँ पे देखो 20 को आप ऐसा कैसा लिख लो, 15 को 6 से गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, और ये 2 0 ऐसे कैसे, यानी कि टंकी का जो आयतन है वो कितना है, 1800 मीटर क्यूब, इतना टंकी में पानी है। ठीक है, ये बात अपन को पता लग गई। अब हम ये पता लगा लेते हैं एक दिन में कुल कितना पानी चाहिए गांव के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, आप लिखोगे गांव की कुल जनसंख्या, कुछ कुछ बातें मैं लिखता हूं फिर अपन बातें आगे करते हैं। यहाँ पे देखो गांव की कुल जनसंख्या 4000, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की खपत, एक दिन में एक व्यक्ति कितना करता है, 150 लीटर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक आदमी की एक दिन की खपत वो अपने पास में कितनी है, 150 लीटर है। तो गांव की कितनी होगी, गांव में कितने हैं, 4000 लोग, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, 4000 आदमी, आदमी मतलब आदमी सभी लोग जो गांव के लोग हैं, 4000 आदमी की एक दिन की खपत वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, x मान लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक को x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा,
4000 को 150 से गुणा करो तो देखो अपने पास में क्या आएगा, 4000 गुणा 150 लीटर। ठीक है, 15 को 4 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 60, ये 3 और 1 0, तो अपने पास में कुल यहाँ पे 4 0 और लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपने पास में 6 लाख लीटर जो है हर रोज गांव को पानी चाहिए ताकि उनका काम हो सके। ठीक है, और पानी की टंकी जो है वो 1800 मीटर क्यूब की है। आप बोल के सर कुछ बातें हजम नहीं हो रही, ये मीटर क्यूब में है वो लीटर में है, पता ही नहीं लग रहा कितना पानी है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, इकाइयां अलग अलग है, हमें इकाइयों को जो है एक ही रखना होगा तभी अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस वाली इकाई को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि ये जो टंकी है ना अपने पास में, इसका कितना आयतन है। आपको एक चीज ध्यान होगा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो अपने पास में वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1800 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, इसको 1000 से गुणा कर लो तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1800 को 1000 से गुणा करेंगे, पीछे 3 0 और लग जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ रहा है, 18 लाख लीटर जो है पानी की टंकी की क्षमता है। इतना पानी उस टंकी में आ सकता है। और हर रोज कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है गांव के द्वारा, 6 लाख लीटर। साफ पता लग रहा है, एक दिन 6 लाख लीटर कर लिया, दूसरे दिन बचा हुआ 6 लाख कर लिया और तीसरे दिन और 6 लाख कर लिया, तो 3 दिन में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, वैसे देखते पता लग रहा है, फिर भी अपन एक फॉर्मल तरीके से लिख लेता हूं, मैं फिर दिखाता हूं। ठीक है, कुल दिनों की संख्या जितने दिन पानी की टंकी चल जाएगी वो किसके बराबर है, पानी की टंकी का आयतन बटे में गांव के द्वारा एक दिन की पानी की खपत। पानी की टंकी का आयतन अपने पास में कितना है, 18 लाख लीटर है। ठीक है, और गांव के द्वारा एक दिन में पानी की खपत जो है वो कितनी है, 6 लाख लीटर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 लाख लिख लोगे। ठीक है, 3 0 से 3 0 ये कटे, 2 0 से 2 0 ये कटे, 6 कम 6 और 6 थी 18, यानी कि 3 दिन जो है कुल पानी चलेगा उस टंकी में। 3 दिन के बाद फिर से भरनी पड़ेगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 7 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इसको देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सब दी हुई अपन को, और ये किसके आकृति के गोदाम होगा, ये एक घनाभ के आकार का गोदाम होगा। ठीक है, ओके, अपन गोदाम बोला है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, गोदाम बना ही लेते हैं, हाथों हाथ आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, एक घनाभ के आकार का गोदाम बना लिया। इसकी लंबाई अपने पास में जो है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो अपने पास में कितनी हो चुकी है, 25 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास में कितनी हो चुकी है, 15 मीटर। ये 3 बातें अपन को दिख रही है। ठीक है, कैपिटल L, B और H मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। इसके अंदर जो है क्रेट रखे जा रहे हैं, और वो क्रेट कैसे हैं अपने पास में, इस आकार के हैं, इन विमाओं के हैं। तो आपको देखते पता लग रहा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये अपने पास में क्रेट भी जो है वो कैसे हैं, घनाभ के आकार के हैं। और इन क्रेट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो अपने पास में ये रहे। ठीक है, ऐसे क्रेट हैं जिसकी लंबाई जो है अपन को कितनी देर की है, 1.5 मीटर, तो छोटे L से दर्शा लिया। इसकी जो चौड़ाई है वो अपन को कितनी देर की है, 1.25 मीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो अपन को कितनी देर की है, 0.5 मीटर। ये क्रेट जो है अपन इस गोदाम में रखने वाले हैं। अब ऐसे कितने क्रेट आप इस गोदाम में रख सकते हो वो अपन को निकालना है। तो मैं एक बार फील कराने के लिए आपको इस क्रेट को गोदाम में फिट करके दिखाता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे तो थोड़ा काफी बड़े बड़े क्रेट मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए, पर इस तरह से अपन ने जो है यहाँ पे एक के बाद क्रेट रखते जाएंगे, आगे पीछे चारों तरफ, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई गोदाम के अंदर की जो जगह है वो कितनी होगी, वो होगी गोदाम का आयतन। और उन सब में अपन ने क्या कर रखे हैं, ये घनाभ के आकार के क्रेट रख रखे हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहोगे कि गोदाम के अंदर का जो आयतन है पूरा का पूरा, वो किसके द्वारा बना है, वो बना है इन क्रेटों के द्वारा। तो कुल क्रेटों का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, उस गोदाम के आयतन के बराबर होगा।
ठीक है, ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं, गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आयतन जो है, क्रेट का आयतन, देखते पता लग रहा है, L गुणा B गुणा H। L का मान अपने पास में कितना है बच्चों, 1.5 गुणा B का मान कितना है 1.25 और H का मान कितना है 0.5। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने इनका आयतन नहीं पूछा है अपन को। तो क्या पूछा है कि कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने में क्या रखा है। हाँ, एक बात और, यहाँ पे सब कुछ मीटर में है और यहाँ पे भी सब कुछ मीटर में है, तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी इकाई के तौर पे, है ना, इकाई पे। अब इस गोदाम का जो आयतन है वो अपन निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, कैपिटल L गुणा कैपिटल B गुणा कैपिटल H। कैपिटल L कितना है अपने पास में 40, कैपिटल B कितना है अपने पास में 25 और कैपिटल H वो कितना है अपने पास में 15। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, पर आपको जरूरत हो तो आप कर लीजिएगा। मेन अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, वो आप देखिएगा। ये अपन बात बोलेंगे, गोदाम का आयतन जो है किसके बराबर है, कुल क्रेटों की संख्या गुणा एक क्रेट का आयतन। ठीक है, और हमने ये माना है कि माना कुल क्रेटों की संख्या जो है वो कितनी है x। गोदाम का आयतन अपने पास में कितना आ रहा था 40 गुणा 25 गुणा 15। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये 40 गुणा 25 गुणा 15। कुल क्रेटों की संख्या अपन ने कितनी मानी है x, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x। फिर अपने पास में क्या है, गुणा एक क्रेट का आयतन, वो कितना है अपने पास में 1.5 गुणा 1.25, 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5, ये है अपने पास में। ठीक है, अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें, यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करो, ये इनके दशमलव हटा लो तो नीचे आ जाएगा 10, इसका दशमलव हटा लो तो नीचे आ जाएगा 100 और इसका दशमलव हटा लो तो अपने पास में क्या आ जाएगा 10। ऑलराइट, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करिए, 40 को ऐसा कैसा रहने दीजिए, 25 को ऐसा कैसा रहने दीजिए, 15 को ऐसा कैसा रहने दीजिए। ये 10 वाले जो हैं ये सारे भाग में, उस तरफ आएंगे तो गुणा में हो जाएगा। इस 100 को उधर गुणा में लिख लेते हैं, इस वाले 10 को अपन गुणा में लिख लेते हैं। अब आ जाओ नीचे, ये क्या है, गुणा में है 15, 125 और 5, ये नीचे आ जाएंगे 15, 125 और 5, और ये सब किसके बराबर है अपने पास में, x के। अब अपन सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। 25 एकम 25, 25 के पहाड़े में 125 आता है 5 बारी पे। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 तिया क्या हो जाएगा अपने पास से 15। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो 3 एकम 3 और 5 तिया क्या हो जाएगा अपने पास में 15। फिर यहाँ पे आप देखो 5 एकम 5, 8 पंजे क्या हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे आप देखो 5 एकम 5, 5 दूनी क्या हो जाएगा अपने पास में 10। अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 8 ऐसा का ऐसा बच रहा है और 2 बच रहा है। ठीक है, और 100 गुणा 10 यानी कि वो अपने पास में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, 8 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 16 और आगे 1000। तो ऐसे में कुल x का मान अपने पास में कितना आ चुका है 16000, यानी कि गोदाम में आप कितने क्रेट रख सकते हो, 16000 क्रेट जो है उसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन करना रहता है। एक बार पूरा आप स्क्रीन देख लीजिए, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 8 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, घन बोला आपको, ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास में जो है घन आ चुका है और इसकी जो भुजा है वो आपको कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ए वो अपन ले लेते हैं कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक बात है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाना है। ये क्या है मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं। मान लो आपके पास में ये एक घन है, ठीक है, और इसकी आपके पास में जो भुजा है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, जैसा कि अपन ने कहा, और इसको बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटना है। मतलब इसको लिया और इसको बराबर बराबर 8 हिस्सों में काट देंगे। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे आपको घन प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला ना 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाना है। ठीक है, तो 8 घन में काटा और इन सब का आयतन जो है बराबर है, आपको देख के पता भी लग रहा होगा, और इसको काट के बनाया है।
ये है मेन मुद्दे की बात। तो इसको काट के आपने ये सब जो है प्राप्त किया है, ठीक है। ओके, आगे देखते हो अपने पास में क्या लिखा है। तो ये अपन समझने वाला डायग्राम अपन ने यहां बना लिया। ओके, नए घन की क्या भुजा होगी, तो अपने पास में ये जो छोटे छोटे नए घन मिल रहे हैं ना, ऐसे अपने पास में 8 हैं, आठों के आठों में अभी नहीं बना रहा, इसकी जो भुजा है वो अपन को पता लगानी है, ठीक है। बच्चों अपन ने ए भुजा इसकी मान ली, तो अपन क्या करेंगे, इसकी भुजा जो है वो क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इसकी भुजा की लंबाई आपको पता करनी है, और ऐसे अपने पास में कितने हैं, 8 है, ये बात है, ठीक है। साथ ही इन दोनों घनों का, ये तो चलो बाद की बात है, अपन बाद में देखेंगे। तो इसको अपन कैसे करें, आप यहां पे देखो मेन चीज ये कि इस पूरे घन का आयतन जो था अपने पास में, अब वो किसके बराबर हो चुका है, इन 8 घनों के कुल आयतन के बराबर। फिर से इस पूरे घन का आयतन अब 8 छोटे छोटे ऐसे में बढ़ चुका है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, जरा गौर से देखना, मैं लिखता हूं। बड़े घन का आयतन किसके बराबर है, 8 गुणा छोटे घन का आयतन, है ना। 8 गुणा क्यों, क्योंकि 8 ऐसे छोटे घन बन गए ना अपने पास में, ठीक। अब बड़े घन का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, a की घात 3, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए a की घात 3, 8 ऐसा का ऐसा। और छोटे घन की जो भुजा की लंबाई है बच्चों, अपन ने वो क्या माना है, छोटा b माना है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, जो भुजा की लंबाई होती है उसका घन, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, b की घात 3। अब a का मान अपने पास में कितना है, 12, उसका घन करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12, 8 यहाँ पे अपने पास में गुणा में है, तो इधर जो है भाग में आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा अपने पास में, b की घात 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपने पास में, देखो क्या आता है। यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं। जैसे हम दोनों तरफ जो है वर्गमूल ले लेते हैं, यहाँ पे हम घन मूल लेने हैं, तो दोनों तरफ अपन ने घन मूल लिया, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, घनमूल के लिए हमें 3 दर्शाना पड़ता है। ऊपर तो क्या लिखा अपने पास में, 12 गुणा 12 गुणा 12, और बच्चों नीचे क्या अपने पास में 8, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और ये अपने पास में क्या, b की घात 3, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 गुणा 12 गुणा 12 है, अपने पास में ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का बन रही जोड़ी, इन तीनों को अपन फिर बाहर निकाल लेते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो इसकी भी अपने पास में तिगड़ी बन रही है, इसको बाहर निकाल लो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 12/2। b की घात 3 है, उसका घनमूल करोगे तो अपने पास में b आ जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो ऐसे में फाइनली आपके पास में क्या आ रहा है कि अपने पास में जो छोटा वाला घन आपको प्राप्त हुआ है ना, उसकी भुजा की लंबाई अपने पास में कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला वाला हिस्सा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी हमें जो है ज्ञात करना रहेगा। तो चलो करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कुछ, फिर आप देखिएगा। ये अपन को निकालना है बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे को कैसे पता लगा कि बड़े वाले को ऊपर लिखना है, छोटे वाले को नीचे लिखना है, क्योंकि बड़े वाले की जानकारी अपन को पहले दे रखी है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। अब बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको ये नहीं बताया कि ये घन है कि भाई चारों दीवारों को क्षेत्रफल बोला है या पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल बोला है, तो हम तो क्या करते हैं, कुछ ना बोला तो संपूर्ण ही ले लेते हैं, है ना। तो बड़े वाला घन जो था उसकी अपन ने भुजा मानी थी a, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, 6a², है ना। और जो छोटा वाला है उसकी भुजा हमने कितनी मानी b, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में, 6b²। 6 से 6 कट जाएगा। तो अगर आपने किसी ने गलती से उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल ले लिया होता तो कितना आता, 4a² बटे में 4b², तो 4 तो 4 वैसे ही कट जाना था, a² बटे b² ही आना था। तो आप कैसे भी कर लेते, आपका गलत नहीं होता, पर ठीक है अपन एक जनरल बात करें तो आप ऐसे ले लीजिए। अब a का मान अपने पास में कितना है, 12, उसका वर्ग कर देंगे। b का मान कितना है, 6, उसका वर्ग कर देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4, फाइनल कितना आ जाएगा, 4/1, यानी कि जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 4:1। इस तरह से अपन कर सकते हैं।
सिंपल, आए हुए समझ में आओगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 9 पे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 9 को समझें उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी बात जो है डिस्कस कर लेना चाहता हूं। बाकी ये क्वेश्चन अपने पास में कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा, 5 मिनट का है, धमाधम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या है यहाँ पे देखो। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है या कोई बहुत बड़ा पाइप है या किसी भी व्यवस्था से हमने क्या करा है, यहाँ पे एक मान लीजिए अपने पास में एक नदी की शुरुआत होने वाली है। मान लो जैसे कोई यहाँ पे कोई पहाड़ है और पहाड़ से जो है नदी बहती हुई आ रही है और यहाँ से हम देखने वाले हैं ना, मान लो अभी ताज़ा ताज़ा नदी बहती हुई आ रही, सोचने के लिए, आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, बाकी नदी तो किसको पता कब शुरू हुई थी ठीक है। तो मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ से पानी आ रहा है और यहाँ से इस वाले बिंदु से नदी शुरू हो रही है, ठीक है। और फिर जो है ऑब्वियसली आपने देखा होगा नदी जो है बहती है तो नदी की कुछ गहराई भी होती है, ठीक है, और नदी चौड़ी भी होती है, कोई नदी कम चौड़ी होती है, कोई नदी ज़्यादा चौड़ी होती है। ये दो बातों से अपन वाकिफ है। और नदी बहुत लंबी होती है, ये चीज़ भी अपन को पता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये नदी जो है यहाँ से बहना शुरू हुई, तो मैं थोड़ी क्या करता हूँ, और नदी की जो रफ्तार थी ना, मान लीजिए आपको ऐसे दी हुई थी कि नदी की रफ्तार है आपके पास में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से नदी जो है आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये, जैसे मैं कहूँ कि मैं जो है पैदल चल रहा हूँ किस रफ्तार से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये कि जब मैं चलूंगा ना तो मैं 1 घंटे में कितना चल लूंगा, 2 किलोमीटर चल लूंगा। अगर मेरी रफ्तार है 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो मैं 1 घंटे में कितना चल लूंगा, 3 किलोमीटर। मान लो आपका घर है, आपके घर और स्कूल में दूरी है 3 किलोमीटर और आपके चलने की रफ्तार है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप अपने घर से स्कूल कितनी देर में पहुंचोगे, 1 घंटे में, क्योंकि आपकी रफ्तार 3 किलोमीटर थी। ऐसा हिसाब किताब बोल रहा हूँ। तो ये तो अपनी बात हुई। अब नदियां भी किसी रफ्तार से बहती है, तो एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मान लीजिए वो चल रही है और उसने यहां से चलना शुरू करा। तो मैं एक बार दिखाता हूँ। हम देख रहे हैं कि वो 1 घंटे में कितना चलेगी। आप बोलोगे सर हिसाब तो यही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है तो 1 घंटे में कितना चल लेगी, 2 किलोमीटर। तो एक बार मैं बनाता हूं फिर देखना। ठीक है बच्चों, यहां पे जो है 2 किलोमीटर चल ली 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे की बात हो रही है। 1 घंटे में कितना चली नदी, 2 किलोमीटर। गौर से देखना, कुछ घटित होने वाला है। 2 किलोमीटर चल ली, ओके। अब नदी जो है उसकी कुछ चौड़ाई और उसकी कुछ गहराई या ऊंचाई भी होती है, तो वो मैं आपको कैसे दिखाता हूं, यहाँ पे देखना। ठीक है, तो ये नदी हो गई अपने पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये नदी 1 घंटे में कितना चल ली, 2 किलोमीटर। और इस नदी की अपने पास में जो है कुछ चौड़ाई भी होगी। मान लीजिए वो चौड़ाई अपने पास में कितनी है, b है, और इसकी कुछ ऊंचाई या फिर गहराई भी अपने पास में वो मान लीजिए कितनी है, h है, ये है। तो मेन समझने वाली बात यह है कि 1 घंटे में वो नदी में कितना पानी आ जाएगा। वो 2 किलोमीटर चलेगी अपने पास में। आपको कहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगी नदी, यहां से शुरू होकर यहां तक 2 किलोमीटर वो चल लेगी। अब आपको बोला आगे मान लो अपने पास में कोई समुद्र है और वहां पे ये सारा पानी जो है जाएगा, और आपसे बोला 1 घंटे में कितना पानी वो समुद्र में छोड़ देगी नदी। सिंपल सी बात ये है, आप तो ये देखो 1 घंटे में नदी कितनी लंबी चली, 2 किलोमीटर। उसकी चौड़ाई आपको दी हुई है, उसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, और ये आपको क्या दिख रहा है, एक घनाभ दिख रहा है। तो ये बताओ 1 घंटे में इतना पानी इसमें जाने वाला है, तो कितना पानी जाएगा, जितना इस घनाभ का आयतन है। बस निकाल लो और आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, जितनी देर का बोला जाए आप उतना देर का ले लो। ठीक है, हो सकता है आधे घंटे का बोला हो तो आधे घंटे का निकाल लेंगे। इस तरह से अपन कर सकते हैं। मेन क्या है, आपको जो रफ्तार दी हुई है ना उससे समझ जाओ कि भाई उतनी लंबी नदी ले लो, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ होगी, उतना पानी वो 1 घंटे में छोड़ देगी जितना इसका आयतन होगा। ये अपने पास में बात है। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 9 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। तो आप तो क्या करिए, अपने पास में
नदी तो है और नदी अपने पास में कैसी होगी, घनाभ के आकार की होने वाली ही है, ये अपन को पता है। ठीक है, 3 मीटर गहरी है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई अपने पास में होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर है। बी का मान कितना हो जाएगा, 40 मीटर। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, इस नदी की जो रफ्तार है ना वो अपने पास में कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि नदी 1 घंटे में कितना चल लेती है, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। ओके, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा ये आपको बताना है। रफ्तार तो आपको दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी जाता है ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने क्या समझाया आपको रफ्तार से आइडिया लगाना है कि भाई 1 घंटे में कितना पानी जाएगा। इस नदी की लंबाई आप ले लो 2 किलोमीटर, फिर उसका आयतन निकालो, उतना पानी 1 घंटे में जाएगा। लेकिन अपन को तो 1 मिनट का पूछा है, तो वो कैसे करें, तो यहां देखो हम जो है इसकी रफ्तार को थोड़ा सा बदलेंगे, इकाई बदलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है ये 2 किलोमीटर 1 घंटे में। अब बच्चों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये आप बात ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर में अपने पास में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 ऐसा का ऐसा लिखेंगे तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 2000 मीटर हो जाएंगे। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे बराबर है किसके, 60 मिनट के। 0 से 0 कट जाएगा अपने पास में, 2 से भाग लगाओ तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 100। तो आप क्या देख रहे हो, नदी की रफ्तार अपने पास में कितनी है, 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में रफ्तार बोल रहे हो तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम किस में कह रहे हैं, मीटर और मिनट में। यानी कि नदी जो है 100 मीटर चलती है प्रति मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको नदी का कितना लंबाई वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, 100 मीटर आपको उसकी जो है लंबाई लेनी पड़ेगी। इस 100 मीटर लंबाई नदी में, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई में जितना पानी होगा उतना जाके समुद्र में एक बार में गिरेगा। ये है अपने पास में बात। तो चलो आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, आप देखना। एल बच्चों अपने पास में कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ऐसा कैसा लिख लीजिए। बी अपने पास में कितना हो जाएगा, 40 मीटर, वो आप ऐसा कैसा लिख लीजिए। एच अपने पास में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसको गुणा कर लो। 40 को 100 से करोगे तो आ जाएगा 4000, 4000 को 3 से करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 12000 मीटर क्यूब पानी जो है नदी से 1 मिनट में जाने वाला है। अब ये थोड़ा फील कम आता है तो आपको ध्यान होगा, लीटर में भी अपन इसको बदल सकते हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। तो ऐसे में 12000 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, इसको 1000 से गुणा कर लो तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, ये 1,20,00,000 लीटर पानी जो है 1 मिनट में जाने वाला है। इतना सारा पानी अपने पास में जाएगा। ठीक है, इतना पानी अपने पास में जाने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। अगली क्लास में बच्चों अपन प्रश्नावली 13.6 जो है उसके परिचय और उसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिएगा। फिर से थैंक यू वेरी मच।